हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। वैसे तो मैंने परसेंटेज चैप्टर ख़त्म कर दिया 7 वीडियोस में, लेकिन मैं चाहता था कि जेके एसएसबी क्लास 4 वाले बच्चों के लिए भी कुछ लाऊं वीडियो। तो आज मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं। मतलब बोल सकते हो आपकी जो 4th 5th की बुक्स में आपको आजकल दिखेगा परसेंटेज का लेवल, उस लेवल के क्वेश्चन है। मतलब सिर्फ जैसे इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज होते हैं, जैसे बच्चे को फर्स्ट टाइम जिसने परसेंटेज पढ़नी है तो उसके लिए ये क्वेश्चंस हुए जैसे हो सकते हैं। बट जो पढ़ा हुआ बच्चा है, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी काफ़ी समय से कर रहा है, या मतलब मेरी वो 7 वीडियोस देख चुका है, उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। बट यस, किसी फ्रेशर के लिए या जिसने मैथ अच्छे लेवल का आज तक नहीं पढ़ा है या टच भी नहीं किया किसी ने, मतलब 10th तक ही पढ़ा सिर्फ, उसके बाद नहीं रहा मैथ से रिश्ता, तो हाईली बेनिफिशियल वीडियो 6-7 क्वेश्चन लिए मैंने, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, जिसमें ज़्यादा स्टेटमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, ज़्यादा नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते, बस इंग्लिश ऐसी लिखी होती है कि समझ नहीं आता कि पी को ऊपर रखना है, क्यू को नीचे रखना है, या कौन सा फैक्टर ऊपर रखना है, कौन सा डिनोमिनेटर में रखना है। बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती, फिर वो रटने लगते हैं और गलती कर बैठते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही मैं समझाना ठीक समझता हूँ। क्या बोला हमें? इफ़ 50% ऑफ पी का 50% बराबर है 25% ऑफ क्यू के। ये एक इक्वेशन गिवन है। पूछा क्या है? देन व्हाट परसेंट ऑफ क्यू इज पी। व्हाट परसेंट ऑफ क्यू, क्यू का, ऑफ मीन्स का, क्यू का पी कितना परसेंट है। इसी चीज़ को वो इस लैंग्वेज में भी पूछ सकता है। एक तरीका पूछने का ही है। दूसरा है कि p इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ क्यू। p जो है q का x% है, वो x कुछ भी हो सकता है। कल को x की जगह क्वेश्चन मार्क कर देगा कि p जो है q का कितना % है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है, और सीधा वो इंग्लिश फॉर्म में भी पूछ लेगा कि बताओ p जो है q का कितना % है। जो बात ऊपर लिखी है धन के बाद और जो नीचे लिखी है, उन दोनों का सेम मीनिंग है। बट बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जब वो यहाँ पे x देखता है। उसे लगता है कि पूरे क्वेश्चन में तो कहीं x की बात हुई ही नहीं, तो यहाँ मैं x कहाँ से फाइंड कर दूंगा। x का ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन में x वेरिएबल होना चाहिए, वो सिर्फ पूछ रहा है कि p q का कितना % है। तो कितना, जब कोई चीज़ अननोन होती है तो हम उसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं ना। तो वो वाला x समझो आप। मतलब एक बच्चे का डाउट था ये कि सर x की वैल्यू तो निकली नहीं इस क्वेश्चन में, आपने सॉल्व तो कर दिया, बट वेयर इज़ x। तो यहाँ x का एज सच कोई मीनिंग नहीं है। ही इज़ जस्ट सेइंग कि p बताओ q का कितना % है। और वो कितना बोलने के लिए कुछ ना वेरिएबल तो रखेगा कोई ना कोई, तो उसने x रख दिया, कल को y रख देगा। इस चीज़ को आप ऊपर वाली लैंग्वेज से अच्छे से समझ सकते हो कि देन व्हाट % ऑफ q इज़ p। ऐसे भी पूछ सकते हो देन व्हाट % इज़ p ऑफ q। किसी को भी वो पहले शिफ्ट कर सकता है, किसी को भी बाद में कर सकता है। बट आपको ध्यान रखना ऑफ के बाद क्या लिखा है और इज़ के बाद क्या लिखा है। जो ऑफ के बाद लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में रखना है, क्योंकि p का कंपैरिजन किससे करना है? q से, कि p जो है q का कितना % है। तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है इट हैज़ टू बी केप्ट इन डिनोमिनेटर, और ऊपर जिसको किया जा रहा है, जिसको कंपेयर किया जा रहा है, p को किया जा रहा है, p ऊपर रहेगा। सबसे पहले p और q के बारे में जानकारी कहाँ से हासिल होगी? ये जो इक्वेशन दी है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला हुआ है? 50% ऑफ p इज इक्वल टू 25% ऑफ q। क्वेश्चन से उठाया। अब इज इक्वल टू के आमने सामने सेम क्वांटिटीज़ कट जाती हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो क्या क्या काटना है आपको? परसेंट से परसेंट काट दो, ऑफ से ऑफ काट दो। तो क्या रह गया? 50p इज इक्वल टू 25q। जो जो चीज़ें सामने सामने हैं वो कट जाती है। अब 50 और 25 भी कट जाएंगे, या तो 5 के टेबल से काट लो या सीधा 25 से काट लो। तो 25 का टेबल तो बहुत बच्चों को आता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सीधा 25 से काट रहा हूँ मैं। 25 1 जा, 25 2 जा, क्या रह गया? 2p इज इक्वल टू q। यहाँ से p और q का रेशो मिल गया 1/2, क्योंकि q जब इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। जब किसी चीज़ को वहाँ से शिफ्ट ही कर दिया, वो रही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ 1 रह जाता है। वैसे भी आप देख सकते हो ये 1 इंटू क्यू था, 1 इंटू क्यू इज़ q। तो जब q को यहाँ ले आया तो यहाँ 1 रह गया, और p के साथ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, सामने वाली साइड जाएगा। तो इज इक्वल टू को जब आप क्रॉस करते हो तो आपकी साइन चेंज हो जाती है। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाओगे, यहाँ प्लस हो रहे थे तो वहाँ जाके माइनस हो जाओगे। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं उन बच्चों को ध्यान में रख के ये चीज़ वीडियो बना रहा हूँ आज
जिनका मैथ काफ़ी कमज़ोर रहा है। तो मुझे काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा, बिकॉज फिर ये वाले क्वेश्चन करवाने का मतलब ही नहीं है। ये क्वेश्चन तो कोई कर लेगा आराम से जो पढ़ा हुआ बच्चा है, बट ये उनके लिए बनाए जा रहे हैं जिनको मैथ में दिक्कत आती है। तो फिर मुझे छोटी छोटी चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी। तो पी और क्यू के बारे में एक जानकारी मिल रही है कि अगर पी 1 होगा तो क्यू 2 होगा। इसको बोलते हैं रेशो। रेशो चैप्टर भी पढ़ाया मैंने, वो भी देख सकते हो आप। लेकिन जब अपॉन की फॉर्म में चीज़ें दी हो तो ये एक रेशो होता है, एक कंपैरिजन होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि पी की वैल्यू 1 है और क्यू की वैल्यू 2 है। पी की वैल्यू 10 करोगे तो क्यू की वैल्यू 20 भी करनी पड़ेगी। मतलब जो ऑपरेशन ऊपर वाले के साथ लगाओगे वो नीचे के साथ भी करना पड़ेगा। ऊपर वाले को अगर 1 0 लगा रहे हो तो नीचे भी 1 0 लगेगा। मतलब ये चीज़ अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये भी करनी पड़ेगी। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, 1 और 2 से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि पी की वैल्यू आप 1 ही मान लो और क्यू की वैल्यू आप 2 ही मान लो। अब देखो वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ क्यू। क्यू का पी कितना परसेंट है, क्यू का ना, तो क्यू से कंपैरिजन है तो क्यू नीचे रहेगा। कर किसको रहे हैं कंपेयर, पी को, पी ऊपर रहेगा। और आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में, तो इंटू 100। और पी और क्यू की तो वैल्यू पता है मेरे को, पी बाई क्यू कितना है 1/2, तो यहाँ 1/2 रख दो। तो 1/2 इंटू 100, 2 1 जा 250 जा 50% आंसर। तो x की टर्म्स में पूछा होगा तो आप बोलोगे x आ गया 50। फिर x के साथ परसेंटेज की साइन नहीं आएगी क्योंकि परसेंटेज की साइन तो अलग रहेगी। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट पी और क्यू की कुछ वैल्यू फाइंड आउट करो। दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, बट इसमें ये लगाओगे तो काम चल जाएगा, बिकॉज परसेंटेज और रेशो में एज्यूम्ड वैल्यूज चल जाती हैं। पी और क्यू की जैसे रेशो आ गई, फिर ये ध्यान रखना है कि पी को ऊपर रखना है कि क्यू को नीचे रखना है, मतलब किसको ऊपर रखना है ये ध्यान रखना है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के पता चलेगा। मतलब अगर आपको कुछ ज़्यादा झंझट में नहीं पढ़ना है तो ऑफ के बाद जो चीज़ लिखी होती है वो डिनोमिनेटर में रखनी होती है हमेशा, और जो इज के बाद लिखी होती है वो न्यूमरेटर में। लेकिन कभी कभी पूछा होगा पी क्यू से कितने परसेंट कम है, तो फिर थोड़ा सा आइडिया चेंज हो जाता है, फिर वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ रट्टा मत मारो। बट हाँ, ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा तो ये चीज़ गारंटीड है, जो ऑफ के बाद है वो डिनोमिनेटर में, जो इज के बाद है वो न्यूमरेटर में। लेकिन अगर आपने इस प्रकार से रट्टा मारा होगा तो वो हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे कर दे, तो फिर नहीं समझ आएगा कि किसको ऊपर किसको नीचे। इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को पहले हिंदी में कन्वर्ट करो, समझो कि व्हाट ही इज़ आस्किंग, वो चाहता क्या है। वो पूछ रहा है पी जो है क्यू का कितना परसेंट है, पी क्यू का, तो क्यू नीचे पी ऊपर इंटू 100। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं है, एक इक्वेशन दी है और पी और क्यू का रेशो पूछ रहा है। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करके पी और क्यू की पहले कुछ वैल्यू तो पता करनी पड़ेगी, तभी तो रेशो बता सकता हूँ। तो बोला है 20% ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 50% ऑफ पी माइनस क्यू। मैंने कहा जब बीच में इज इक्वल टू हो और आमने सामने सिमिलर फैक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं, तो परसेंट से परसेंट काट दो, ऑफ से ऑफ काट दो, और ज़ीरो से ज़ीरो काट दो। देखो क्या रह गया, रह गया आपके पास 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5p माइनस क्यू। तो अगर मैं p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू निकालूं तो p माइनस क्यू इसके नीचे आया ना, 5 तो यहीं है, तो 5 यहीं रहेगा, और 2 यहाँ से शिफ्ट होगा तो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से p प्लस क्यू और p माइनस क्यू की वैल्यू मिल गई, जस्ट रेशो फॉर्म में। अगेन ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती है, तो आप अपनी मर्जी अनुसार ज़ीरो लगा सकते हो। अब क्या p और q ऐसे आपके दिमाग में कोई आ रहे हैं जिनको प्लस करके 5 बनता हो और जिनका डिफरेंस 2 हो? तो पहले आप 4 और 1 ट्राई करोगे, आप बोलोगे 4 और 1 5 होता है, लेकिन 4 में से 1 गए तो 2 नहीं होता, 4 में से 1 गए 3 होता है। फिर आप 3 और 2 ट्राई करोगे, 3 और 2 5 होता है, लेकिन 3 में से 2 गए 2 नहीं होता, 3 में से 2 गए 1 होता है। इसका मतलब ओरली तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। कई बारी तो कुछ ऐसी रेशो बन जाती है कि सामने सामने पता चलता है यार पी और क्यू ये होंगे, तो बच्चा कर लेता है। बट यहाँ पे चीज़ें डेसिमल में जाने वाली हैं, कोई इशू नहीं है। 2 इक्वेशंस बन रही हैं, एक में पता चल रहा है कि p प्लस क्यू की वैल्यू 5 है और दूसरे में पता चल रहा है p माइनस क्यू की वैल्यू 2 है। अब जब दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो, जैसे p का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी p का कोफिशिएंट 1 है, q का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो q का यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो साथ में लगा होता है। जैसे कहीं पे अगर 2x लिखा हो तो x का कोफिशिएंट 2 है, लेकिन जब
कुछ भी नहीं लगाओ, जैसे p से पहले कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होता तो 1 तो फिर भी होता है, 0 मत समझना, कोफिशिएंट वर्ड आपको पता होना चाहिए। अब देखना होता है क्या किसी वेरिएबल की साइन डिफरेंट है, तो हमने देखा हाँ q यहाँ पे प्लस का नज़र आ रहा है और q यहाँ पे माइनस का नज़र आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि साइंस ऑलरेडी डिफरेंट हो तो ऐड करना चाहिए, अगर साइंस सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। जैसे मेरे को अगर q को कैंसिल आउट करना तो मैं ऐड करके कर लूँगा, और अगर मुझे p को कैंसिल आउट करना तो मैं सब्ट्रैक्ट करके करूँगा, क्योंकि p की साइन दोनों जगह सेम है। सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंट साइन हो तो ऐड करो। तो यहाँ q की साइन डिफरेंट है ना, तो ऐड करेंगे हम। मैंने बोला ऐड करने से डिफरेंट साइन वाली चीज़ कैंसिल हो जाती है, तो प्लस का q और माइनस का q कैंसिल, p प्लस p 2p और 5 प्लस 2 7, तो p कितना आ गया 7/2, 7/2 मतलब कि 3.5। जैसे p की वैल्यू 3.5 आ गई, किसी एक इक्वेशन में डाल दो, चाहे फर्स्ट में डाल दो चाहे सेकंड में डाल दो, और किसी एक में आप p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ 3.5 रखोगे तो q आपका 1.5 आ जाएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। 3.5 प्लस कितना इज इक्वल टू 5, तो 3.5 वहाँ पे जाके माइनस होगा 5 में से 3.5 जाएंगे तो q आ जाएगा 1.5, q विल बी 1.5। p भी आ गया, q भी आ गया। अब आपको क्या चाहिए, रेशो p इज टू q। p आ गया 3.5, q आ गया 1.5। रेशो कभी भी डेसिमल में नहीं होती, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। यहाँ रेशो किस में नज़र आ रही है, डेसिमल में, तो डेसिमल तो ख़त्म करना पड़ेगा। रेशो इज़ ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अगर कुछ कैंसिल भी हो रहा है तो वो करना है। सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के 2 तरीके हैं। यहाँ तो हमें पता है, छोटी क्लासों में सीखा हुआ है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं नीचे 1 के आगे उतने 0 लगा दो। जैसे आप इसको लिखते हैं 35/10 और इसको लिखते हैं 15/10। दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, और यहाँ भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1। अगर डेसिमल के बाद दोनों जगह बराबर डिजिट्स हों तो डेसिमल मायने नहीं रखता, डेसिमल ऑलरेडी कैंसल्ड समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। जब डेसिमल के बाद डिजिट्स का नंबर सेम होता है देन डेसिमल हैज़ नो रेलिवेंस, तब डेसिमल का कोई मतलब ही नहीं है, डेसिमल हटा दो। फिर आपके लिए ये 35 और 15 बन चुके हैं अब, तो 35 और 15 स्टिल कैंसिल आउट होते हैं। किस टेबल से, 5 के टेबल से। 5 कितने सा 35, 5 7 सा, 5 कितने सा 15, 5 3 सा, 7:3 आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा। आपको समझाने के लिए टाइम ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं ओरली कर सकता हूँ क्योंकि यहीं से मेरे को पता चल गया था कि 2 का गैप कैसे पढ़ सकता है, 3.5 और 1.5 से ही पढ़ सकता है और कोई तरीका नहीं है। बट जो क्लास 4 वाले बच्चे हैं उनके पास 2 घंटे हैं पेपर में, जितने मर्जी तरीके से क्वेश्चन निकालो, मतलब आपके पास इतना टाइम है ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जॉब लेने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको क्लास 4 की जॉब से सेटिस्फाइड रहना चाहिए, बट यस अगर एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। 8,000 से ज़्यादा पोस्ट्स और 20 नंबर का मैथ, वो भी बच्चों वाला। बेसिक अरिथमेटिक लिखा है, अब इतना भी बेसिक नहीं आएगा कि आप सोचो कि 2+2 पूछेगा वो, क्योंकि आपने अगर MTS का पेपर कभी देखा हो तो बोलते तो वो हैं 10th लेवल का एग्ज़ाम है, SSC MTS जो होता है एग्ज़ाम, 10th लेवल का एग्ज़ाम बोलते हैं वो, बट कभी आप अटैम्प्ट करके देखना, या किसी 10th के बच्चे को बोलना अटैम्प्ट कर, नहीं कर सकता। एग्ज़ाम तो उनको पता है कि ग्रेजुएट्स भी दे रहे हैं। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि ग्रेजुएट्स को उन्होंने बाहर कर दिया, सीधा बोल दिया कि 10th मिनिमम और 12th मैक्सिमम, तो काफ़ी क्राउड आपके लिए नहीं है यहाँ पे जो एक्चुअल कंपटीशन था। तो आपको पता है मैक्सिमम ग्रेजुएट्स जो है इन्हीं पोस्ट के पीछे भागते हैं कि थोड़ी 10+2 लेवल की पोस्ट मिल जाए या कोई 10th लेवल की पोस्ट मिल जाए जिससे हम अपनी जॉब सिक्योर कर लें। उन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ की कि ग्रेजुएट्स को सीधा बाहर कर दिया। स्टार्टिंग में थोड़ा इसके लिए प्रदर्शन हुआ, बट मेरी सबसे अच्छी चीज़ थी कि आप उन बच्चों को भी मौका दो जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की है या जो कॉम्पिटिटिव में अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए भी तो एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सो वी विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। टाइम एंड वर्क हमारा स्टार्ट हो चुका है, उसकी भी वीडियो आ जाएगी जल्दी। प्लस बाकी एग्ज़ाम्स में तो टाइम है इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ, लेकिन JKSSB क्लास 4 के लिए टाइम नहीं है। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हैं, सिंपल लेवल के भी डाउट्स हैं तो पूछो, मैं आपको 0 लेवल से समझा सकता हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ है इस सब्जेक्ट में, जितना बोलोगे डेप्थ में समझाना मैं समझा सकता हूँ, और जितना हाई लेवल बोलोगे वहाँ भी ले सकता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स कि ऑडियंस क्या चाहती है।
आप बोलोगे हमें बेसिक चाहिए, बेसिक मिलेगा। आप बोलोगे हाई लेवल चाहिए, हाई लेवल मिलेगा। आप बोलोगे मॉडरेट से आप हैप्पी हो तो वो मिलेगा। बट मिलता रहेगा, कंटेंट हमारा आता रहेगा। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो एक दो दिन बीच में ऊपर नीचे हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर अप टू द मार्क। अगेन इस क्वेश्चन में देखो तो है तो कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ फंसाने वाली रखी है उसने जानबूझ के, कि यहाँ पे लिख दिया है b इज़ इक्वल टू 2x% ऑफ a, और बाद में x की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपका मेन पर्पस क्या रहेगा, a और b के बारे में कुछ वैल्यू आ जाए और b की, फिर हम देखेंगे बाद में क्या चाहिए। पहले a और b की वैल्यू लाते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके, जो ये लिखी है कि 90% ऑफ a इज़ इक्वल टू 30% ऑफ b। 90% ऑफ a इज़ इक्वल टू 30% ऑफ b। बता चुका हूँ बीच में इज इक्वल टू होगा तो सेम फैक्टर्स विल कैंसिल आउट, तो परसेंट से परसेंट, ऑफ से ऑफ, 0 से 0, और 3 से 9 भी कट रहा है, सब कैंसिल हो रहा है। 3 1 जा 3 3 जा, तो मेरे पास क्या बचा, 3a इज इक्वल टू b। तो a और b का रेशो क्या आ गया, b अब जब नीचे आ जाएगा, b जब इसके नीचे आएगा तो सामने 1 बचेगा, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। a और b का रेशो निकल गया। अब मुझे पता करना है कि बी ए का कितने परसेंट है। b इज इक्वल टू वट परसेंट ऑफ a, इसको थोड़ी देर के लिए वट मानो, यही तो नहीं पता ना अभी तक कि ये यहाँ पे क्या होगा। b a का कितना परसेंट है, a का, तो a नीचे रहेगा, b ऊपर रहेगा इंटू 100। बस यही ध्यान रखना है, कौन ऊपर और कौन नीचे, सारा खेल इसी का। बाकी आप a और b तक तो आराम से पहुँच जाओगे। ये इक्वेशन सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं, मज़े से कर लोगे। गलती लगने का चांस यहीं पे है कि आप इसको मिसरेड कर दो। b जो है a का कितना परसेंट है, मैंने कहा ना ऑफ के बाद जो चीज़ लिखी होती है उसको नीचे रखना होता है, तो ऑफ के बाद a लिखा है तो a नीचे आएगा। b और a की वैल्यू भी है मेरे पास, b कितना है 3, a कितना है 1, तो दिस इज इक्वल टू 3/1 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 300%। तो b जो है a का 300% है, सामने दिख रहा है 3 गुना। अगर a 1 है तो b 3 है, 3 गुना, 3 गुना मतलब 300%, 2 गुना मतलब 200%। परसेंटेज में गुना का मतलब वही होता है, कोई किसी चीज़ का 5 गुना है तो मतलब वो उसका 500% है। तो यहाँ से एक आइडिया मिल गया था मुझे, लेकिन अगर आपको ऐसे परसेंटेज में करके मज़ा आता है तो ठीक है, b a का 300% आ गया। लेकिन ये बोल रहा है b a का 2x% है। क्वेश्चन के मुताबिक b a का कितना परसेंट है 2x, और मेरे मुताबिक कितना परसेंट है 300। क्या ये 2x 300 के बराबर नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। 2x बराबर 300, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150। यही तो पूछा था कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 150। ऑप्शन में 300 भी दिखेगा, और आप 300 निकाल के खुश मत होना। मैंने कहा ना क्वेश्चन में था कुछ नहीं, लेकिन यहाँ गलती लगने का पूरा चांस था और यहाँ भी गलती लगने का पूरा चांस था। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें बारीकियाँ बहुत होती हैं, मतलब ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन तो है नहीं, तो कहाँ फंसाता है वो लैंग्वेज में। अगर सिर्फ यहाँ पे x% ऑफ a लिखा होता तो x की वैल्यू 300 होती, उसने 2x लिखा था, तो 2x लिखा था तो 2x की वैल्यू 300 होगी, x की वैल्यू नहीं 300 होगी। तो 2x की अगर 300 होगी तो x की 150 होगी। कल को वो यहाँ 5x लिख देगा, तब क्या है 5x की 300 ले लेना, x आपका 60 आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे वो क्या दे रहा है। परसेंटेज का आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन नहीं मिलेगा पेपर में डायरेक्टली, जो इस टाइप का हो सकता है। वैसे परसेंटेज में आपने देखी कितनी टाइप्स हैं, इनकम एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन बन जाता है, मिल्क वाटर से क्वेश्चन बन जाता है, फिर उल्टी सीधी टाइप्स बहुत हैं, सैलरी वाली हैं, मतलब फादर की सैलरी डिवाइड हो रही है उसकी सन्स और वाइफ के बीच में, फिर सन के एक्सपेंडिचर दिए होते हैं, मतलब कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। वोटर्स वाले क्वेश्चन है, कमीशन वाले क्वेश्चन है, फिर फ्रूट्स वाले क्वेश्चन है, इसमें इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन है। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन इन परसेंटेज। तो अगर 20 नंबर का पेपर सेट करना हो तो परसेंटेज से हो जाता है आराम से, लेकिन उसने बाकी टॉपिक्स को भी कवर करना है, तो वो तो परसेंटेज से कितने क्वेश्चन डालेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3। लेकिन आप वर्स्ट के सिनेरियो के लिए तैयार रहो कि परसेंटेज से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ परसेंटेज के पीछे ही मत भागो। नो डाउट परसेंटेज का यूज़ बाकी चैप्टर्स में भी है, दैट डजंट मीन कि हम परसेंटेज और रेशो पढ़ के पेपर देने जा रहे हैं तो बाकी हो जाएंगे ना। बाकियों में कंसेप्ट तो आने चाहिए अच्छे से, इनका तो सिर्फ हल्का से यूज़ है ना, उनके चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट अपने हैं। अब टाइम एंड वर्क में रेशो भी यूज़ होगा, परसेंटेज भी यूज़ होगा थोड़ा सा, मतलब आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो आप जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। इसका ये मतलब नहीं कि जिसको परसेंटेज नहीं आता वो टाइम एंड वर्क नहीं कर सकता।
मैंने फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर अगर पढ़ा था तो वो प्रॉफिट लॉस था, बिना परसेंटेज पढ़े मैंने प्रॉफिट लॉस किया था, फिर टाइम एंड वर्क किया था, रेशो बिना पढ़े। तो हर एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से थोड़ा बहुत लिंक होता है और उसके बिना काम चलाया जा सकता है। बट अगर बेस्ट पॉसिबल वे से पढ़ना हो तो नंबर सिस्टम पढ़ो, परसेंटेज पढ़ो, रेशो पढ़ो और फिर बाकी चैप्टर्स पे जंप करो, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो बिना पेन उठाए। देखो क्या लिखा है, 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट। तो आपके ऑप्शन सारे y की टर्म्स में होंगे कि 20% ऑफ x y का 10% होगा, y का 40% होगा, y का 60% होगा, मतलब ऑल द ऑप्शंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ y वहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ से ना जो स्टेटमेंट उसने दी है उससे एक आइडिया लो कि x और y में क्या रिलेशन डिराइव हो रहा है। देखो जब यहाँ पे 8 है, x वाली साइड जब 8 है तो y वाली साइड क्या है 4। जब x वाली साइड 8 दिख रहा है तो y वाली साइड क्या दिख रहा है 4। क्या ये इसका आधा नहीं है? जो x में होगा y में उसका क्या आएगा हाफ। यहाँ से एक आइडिया मिल गया बिना सॉल्व किए। कई बार ना ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन निकल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्वेश्चन को ना 2-3 बार रीड करो पहले। हम क्वेश्चन की इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं और हमें लगता है क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार अच्छे से पढ़ो कि वो पूछ क्या रहा है और उसने दिया क्या है। सबसे पहले जो दिया उसको मैथमेटिकल भाषा में समझ पाओ और उसके बाद जो पूछा फिर उस पर जाओ। पूछा जो है उस पर बाद में जंप करना है, पहले जो दिया उससे क्या समझ रहे हो आप। जो इसने दिया था मैं उससे ये चीज़ समझ पाया कि व्हेन x was 8 y की साइड क्या आ रहा था 4, मतलब x वाली वैल्यू अगर जो भी होगी y उसका आधा होगा। 8 और 4 में क्या रिश्ता है, 4 जो है 8 का आधा है, हाफ। तो मुझे x वाला फैक्टर क्या दिया है 20। x वाला फैक्टर अगर 20 होगा मतलब 8 की जगह वो चाहता है कि अब मैं 20 कर दूं। तो मुझे पता चल गया y में क्या करना है, y में तो आधा करना होता है। तो 20 की जगह क्या हो जाएगा अब 10। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 20% ऑफ x इज इक्वल टू 10% ऑफ y। खत्म। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हम यहीं से ऑब्जर्व कर गए कि ये 8 है तो ये 4 है, अच्छा आधा, तो हमने 20 का भी आधा कर दिया 10, खत्म। कई बार क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व द पैटर्न, है ना। पैटर्न बन रहा होता है कुछ, वो उसका ट्रिपल हो रहा है तो वो उसका ट्रिपल हो रहा है तो ठीक है, हम ट्रिपल वाले तरीके से सोच लेंगे। यहाँ 8 की जगह 12 हो सकता था, तो अगर 4 और 12 होता तो मैं देखता अच्छा ये 4 है तो इसका 3 गुना है, तो फिर मैं देख लेता इसका 3 गुना कौन बनता है। मतलब अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हैं हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के। हर क्वेश्चन को करने का सेम तरीका नहीं होता, किसी क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठाना पड़ता और किसी में पूरी इक्वेशन बनानी पड़ती है 1 पेज की। पेपर में कुछ क्वेश्चंस लेंथी आते हैं और वो क्वेश्चन नंबर 1 भी हो सकता है। वो कोई ऐसे नहीं सेट करते कि पहले 10 क्वेश्चन ईजी फिर मॉडरेट फिर हार्ड। हो सकता है पहला क्वेश्चन ऐसा फंस जाए जिससे आपका रिदम ही ब्रेक हो जाए, मतलब आपको लगे कि पता नहीं अब अगले क्वेश्चन में क्या आने वाला है। हो सकता है 20th क्वेश्चन सबसे ईजीएस्ट हो। तो पेपर कभी भी पहली गो में पूरा पढ़ना ही नहीं है। अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है तो स्टार्ट विद रीजनिंग, अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो जो स्ट्रांग फैक्टर है उससे स्टार्ट करो पेपर, उससे आपका ना रिदम अच्छा बनता है। मतलब पहले वो मत करो कि जो आपको कम आता है, उससे ऑलरेडी आपका मोरल डाउन हो जाएगा, फिर जो आपको चीज़ें आती हैं उसके लिए टाइम नहीं बचेगा, आप वहाँ टाइम ख़राब कर दोगे। हमेशा एग्ज़ाम को 2-3 अटैम्प्ट्स में करो। फर्स्ट गो में 60 क्वेश्चन हो गए ठीक है, सेकंड गो में 20 और कर लिए, थर्ड गो में उन क्वेश्चंस में दिमाग लगाओ जो नहीं बने आपसे 2 बारी करने में भी। क्वेश्चन को पेपर को हमेशा राउंड्स में अटैम्प्ट किया करो और पूरा कभी फर्स्ट गो में नहीं पढ़ना, क्योंकि फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। जब आप फर्स्ट गो में क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे होते हो, आप ऊपर से देख रहे होते हो, फिर आपके दिमाग में हो जाता है ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये पढ़ा हुआ नहीं हुआ। तो बहुत टेंशन नहीं लेनी होती वहाँ पे। एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए कि कैसे टैकल करना एग्ज़ाम प्रेशर वगैरह सब कुछ, लेकिन उससे पहले तैयारी अपनी पूरी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बाद की बात है। अगेन अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, मतलब वही एक इक्वेशन सी बना के दे देता है और बाद में कुछ पूछ रहा है। सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखा बीच में इज इक्वल टू है, चलो फैक्टर्स कैंसिल करो, ऑफ से ऑफ और परसेंट से परसेंट और 0 से 0 और 4 और 6 भी कैंसिल हो रहे हैं। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा क्या रह गया अपने पास 2 टाइम्स a प्लस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स a माइनस बी। यहाँ से रेशो निकल जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3/2।
जब रेशो निकल जाता है तो दो इक्वेशंस बन जाती हैं, दो इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं हम। a प्लस बी की वैल्यू है 3 और a माइनस बी की वैल्यू है 2। तो एक फैक्टर प्लस में एक माइनस में है, तो ऐड करेंगे, ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। a प्लस ए ट्वाइस ए विच इज़ इक्वल टू 5, बिकॉज 3 और 2 5 होते हैं। तो a कितना आ गया 5/2 और 5/2 कितना होता है 2.5। a आ गया 2.5, तो b आधा होगा, क्योंकि 2.5 में कितने ऐड करोगे कि 3 बनेगा, तो b विल बी 0.5। a और b आपके निकल गए। चाहो तो a और b की यही वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हो, या थोड़ा इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी कर सकते हो, रेशो ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 3-2 की जगह आप 30-20 भी कर सकते थे, तो आपकी वैल्यूज़ कुछ हो रहेंगी लेकिन आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। चलो यही वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो जो निकालना है उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। क्या चाहिए आपको 2a, a की जगह क्या डाल दो 2.5, 2.5 की जगह 5/2 डाल दो। 5/2 डालने से क्या फ़ायदा होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब वो वैल्यू मैंने निकाल तो ली, बट मेरी मर्जी है वो वैल्यू यूज़ करूँ कि ये वाली करूँ। सिमिलरली 0.5 को लिखते हैं 1/2 भी, तो मुझे अगर 1/2 ठीक लगेगा तो 1/2 लिखूँगा। तो 2 इंटू 5/2 माइनस 3 इंटू बी, तो 1/2 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, 0.5 लिख लो, चलो 1/2 ही जाने दो, देखते हैं। होल अपॉन a प्लस बी, और a प्लस बी की तो सीधी वैल्यू है मेरे पास 3, तो फिर क्यों पंगे करने, a प्लस बी की जगह 3 जाने दो। तो 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन वैसे यहाँ पे 2 एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने से फ़ायदा हो जाएगा हमें। 2 एलसीएम आ गया पूरा का पूरा। जब 2 एलसीएम आ गया, इसके नीचे भी 2 था, तो फिर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। तो ये सीधा 5 2 10 आ गया ऊपर, माइनस 3 1 3 आ गया, और होल अपॉन 3 तो था ही, तो ये क्या बन गया 7/2 होल अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 7/2 इंटू 1/3। क्योंकि आपको पता है ऐसी फॉर्म को क्या करना होता है कि 3 को आप क्या मान के चलोगे 3/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो आपको पता है जब ये 4 फॉर्म्स में ऐसा बन रहा हो, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो पहले 2 तो सीधे लिखने होते हैं और फिर मल्टीप्लाई की साइन डाल के इनका रेसिप्रोकल कर देना होता है, बेसिक मैथ बिल्कुल। तो ये क्या आ गया 7/6। ये डेसिमल्स में वैल्यू गई ना, अगर आप वैल्यू कुछ और लेके भी करोगे तब भी 7/6 आएगा। चलो मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। वैल्यूज़ कुछ और का ये मतलब नहीं कि मैं 3 और 2 की जगह कुछ भी ले लूँगा, मैं दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा। रेशो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। चलो 30 और 20 कर लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी आ गया आपका 30 और a माइनस बी आ गया आपका 20। अगेन करूँगा तो मैं ऐड ही, b से b कट जाएगा और ट्वाइस a आ जाएगा आपका 30 और 20 50। तो a कितना आ गया आपका 25, a 25 आ गया तो b 5 आ जाएगा, a 25 तो b विल डेफिनेटली बी 5, तभी तो ये 30 बनेगा। अब देखो अब डेसिमल वाला तो कोई सिस्टम नहीं रहा, अब क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो 2 इंटू ए कितना 25, 2 इंटू 25 माइनस 3 इंटू बी कितना 5 अपॉन a प्लस बी, और a प्लस बी कितना 30। 2 इंटू 25 50 माइनस 3 इंटू 5 15 अपॉन 30। 50 में से 15 गए 35, और नीचे तो 30 ही रहेगा, और 35 और 30 किस टेबल में आते हैं 5 के टेबल में। 5 7 5 6 स्टिल आंसर क्या आया 7/6, और पहले भी आंसर क्या आएगा 7/6। लेकिन जिस बच्चे ने पहले तरीके से किया होगा उसको कैलकुलेशन में गलती लगने का डर होगा कि नहीं, लेकिन जिस बच्चे ने थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट प्ले कर लिया कि उसने यहाँ पे 30-20 बना लिया, उसके क्वेश्चन में कोई रुकावट नहीं आई, उसका सब स्मूथली चला, कोई कैलकुलेशन हार्ड नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो यही सब चीज़ें आपने मेरे से सीखनी है कि कहाँ मैं ज़ीरो लगा देता हूँ, कहाँ मैं ज़ीरो हटा देता हूँ। ये चीज़ें विद इन ए डे नहीं आ सकती, विद इन ए मंथ नहीं आ सकती, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप समझोगे कि कहाँ मैं 100x लेट कर देता हूँ अपनी मर्ज़ी से, कहाँ मैं 120 कर देता हूँ, कहीं 180 भी कर देता हूँ, कहीं 10,000 लेट कर देता हूँ। वो मैं कैसे लेट कर पाता हूँ, वो धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस खुद सॉल्व करोगे ना आपको समझ आएगा। अच्छा यहाँ डिनोमिनेटर में 3 बनने वाला था
तो इस वजह से हमने पहले ही 3 का मल्टीपल एज्यूम कर लिया। ये थोड़ी बड़ी लेवल की बातें हैं। क्लास 4 के लिए तो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जिस एग्ज़ाम में 2 घंटे टाइम मिल रहा है वहाँ स्पीड का तो टेस्ट ही नहीं हो रहा। स्पीड का टेस्ट कहाँ है? बैंकिंग में और एसएससी में। एसएससी से भी ज़्यादा बैंकिंग में। एसएससी में तो कॉन्सेप्ट जज होते हैं आपके, एक एक छोटे से छोटे। बैंकिंग में 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, मतलब कोई भी कर लेगा। उसके बाद अरिथमेटिक आता है बेसिक सा, टाइम वर्क का एक क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का, एक एवरेज का, फिर कुछ डीआई, कुछ क्वाड्रेटिक। बैंकिंग का मैथ इज़ नॉट टफ। अगर किसी को जल्दी जॉब चाहिए और वो ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता तो बस स्पीड अच्छी कर ले और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की तरफ अपना रुझान कर ले। जिसके पास टाइम है, जिसको अच्छी पोस्ट चाहिए इंस्पेक्टर लेवल की, और वो 6 महीने डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करना चाहता है, तो एसएससी एग्ज़ाम्स बेस्ट हैं उस बंदे के लिए। क्योंकि 6 महीने की तैयारी तो मिनिमम लगती है एसएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। फिर CHSL हो, MTS हो या CGL हो। लोग बोलते हैं कि हमने 4 महीने में कर ली या 2 महीने में कर ली, वो उसी बंदे के लिए पॉसिबल है जिसका पहले से स्ट्रॉन्ग है बेस। और जो बच्चा कोचिंग में आता है उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। इक्का दुक्का बच्चा छोड़ के मैक्सिमम वही आते हैं जिन्होंने 10th के बाद मैथ छोड़ दिया और ग्रेजुएशन या तो आर्ट्स में किया है कॉमर्स में की है। तो दिक्कत तो आएगी। जो ग्रेजुएट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने वर्स्ट चीज़ें फेस की हैं। BSc का मैथ देख लो या इंजीनियरिंग का मैथ देख लो, इजी लेवल का तो नहीं है। प्लस 11th-12th का मैथ देखो ना, सबसे बड़ी चीज़ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। बहुत बच्चे भाग जाते हैं उस चीज़ से कि कैसे करनी है, बट जिन्होंने वो चीज़ फेस की है उनके लिए ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। मतलब जो बच्चा उस चीज़ से गुजर चुका है, इंजीनियरिंग तक मैथ पढ़ चुका है, तो उसको तो ये सब चीज़ें हलवा लगेंगी। यही होता है, जब आप अच्छे लेवल की चीज़ें पढ़ लेते हो तो आपको बेसिक लेवल कुछ भी नहीं लगता। जैसे आज मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही पढ़ा के ये, क्योंकि ये चीज़ें मैं आमतौर पे पढ़ाता ही नहीं हूँ। सीधी बात है, मेरा यही रहता है कि मैं ऐसी चीज़ें पढ़ाऊँ जो आपको बाकी जगह नहीं मिल रही। ये शायद और भी चैनल्स कवर कर रहे होंगे, बट जो बच्चे हमारे से जुड़े हैं फिर वो चाहते हैं कि मैं ही वही चीज़ पढ़ाऊँ। तो चलो ठीक है, आपके लिए कर रहा हूँ मैं, बोलोगे और भी चीज़ें बेसिक पढ़ा दूँगा, बट दिस इज़ नॉट मी। ये चीज़ें मैं नहीं पढ़ाता हूँ ज़्यादातर। चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगेन देयर इज़ नथिंग इन दिस क्वेश्चन कि जो चीज़ मुझे समझाने वाली हो। मतलब एक लाइन दी होती है, वहाँ से कुछ ना कुछ डिराइव हो ही जाता है, और कुछ पूछा है और उसमें जिस सिर्फ वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है, तो उसको तो छोड़ो। पहले देखो दिया क्या, बोला x इज़ 20% लेस देन y। x इज़ 20% लेस देन y। यहाँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ बेनिफिशियल होती है? जहाँ इस टाइप की वैल्यूज़ दिखें, 16 2/3, 14 2/7, 11 1/9, 9 1/11, 6 1/4, 12 1/2। जहाँ इस टाइप की वैल्यूज़ दिखे ना, वहाँ फ्रैक्शन का इस्तेमाल करो। जहाँ 20% है या 25% है, वहाँ मैं नहीं एडवाइस करूँगा, बिकॉज वो क्वेश्चन तो नॉर्मल तरीके से भी निकल जाएंगे। तो चाहे फ्रैक्शन लेके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से किया जाए। बिकॉज जो क्लास 4 की तैयारी कर रहा है उसने शायद वो फ्रैक्शन वाली वीडियो नहीं देखी होगी, ज़रूरी नहीं समझी होगी। बिकॉज बच्चा एक माइंडसेट बना लेता है, मैं तो क्लास 4 की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे तो बेसिक चीज़ें पढ़नी है, मैं एडवांस लेवल का क्यों पढ़ूँ। तो ऐसा नहीं है, पढ़ो सब कुछ, दिमाग में जो चीज़ घुसेगी कहीं ना कहीं काम ज़रूर रहेगी। x जो है y से 20% कम है, y से ना, तो y को लेट करो, क्योंकि x y पे डिपेंडेंट है। y जितना भी होगा x उससे 20% कम होगा, तो x तो बाद की बात है, पहले y लेट करो, और लेट परसेंटेज में जब भी करना 100 करना है। तो अब हम x के बारे में कुछ बात कर सकते हैं। 20% कम है, 100 का 20% 20 ही होता है। 100 लेने का यही तो फ़ायदा है कि इसका जितना परसेंट क्वेश्चन में बोला होता है वो उतना ही होता है। तो 100 का 20% इज़ 20, लेकिन x की वैल्यू 20 नहीं है, x 20 कम है y से, तो 100 से अगर 20 कम है तो 80 होगा। x आ गया होगा 80। चाहो तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में काट लो, बट ज़रूरत नहीं है। जो चाहिए अब वहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। आपको चाहिए y माइनस एक्स, y में से x माइनस करना है, तो y में से x माइनस करोगे मतलब 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 इज़ 20 अपॉन y। तो y कितने 100, तो अपॉन 100। बस क्या करना है, आप 0 से 0 काट लो, और 2/10 क्या होता है 1/5। एक आंसर निकल गया। अब दूसरा निकाल लो। बोल रहा है ऊपर x रखो, तो ऊपर x रख लेते हैं। x की वैल्यू क्या है 80, और नीचे बोल रहा है x और y का डिफरेंस, x माइनस वाई, और x में से y निकालोगे तो पॉजिटिव आंसर तो नहीं आएगा, बिकॉज x छोटा है। तो 80 में से 100 जाएंगे तो -20 आएगा। y माइनस एक्स तो ठीक था, y बड़ी वैल्यू थी, बड़ी में से छोटी माइनस करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 आ गया।
लेकिन छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस करो तो नेगेटिव आंसर आता है। 80 में से 100 जाते ही नहीं है, तो जब नहीं जाते हैं तो माइनस में आंसर आएगा। फिर 0 से 0 काट लो, 2 1 जा 2 4 जा, आपको पता है नेगेटिव साइन ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो -4 आंसर। एक आंसर 1/5 आ गया, दूसरे का -4। कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कर दो बस। फ्रैक्शन लेके करते तब भी आंसर सेम आता, बिना फ्रैक्शन के करो तब भी आंसर सेम आएगा। आंसर में फ़र्क नहीं आता, शर्त ये है कि आपको क्वेश्चन तरीके से पढ़ना है। लेस बोल रहा है, मोर बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो? मोर बोल रहा होता तो मैं x को 120 कर लेता, 100 में 20 प्लस कर लेता। सिर्फ बोल रहा होता कि x जो है y का 20% है, लेस मोर की बात ही नहीं करता, तो मैं x को 20 ले लेता। मतलब हर एक चीज़ पॉसिबिलिटीज़ दिमाग में लाओ कि कल को लेस की जगह मोर हो सकता है, कल को हो सकता है लेस और मोर ना हो, सिर्फ ऑफ वर्ड यूज़ किया हो कि x इज़ 20% ऑफ y, देन y को 100 मान लेना और x 20 आ जाएगा। क्वेश्चन खुद से प्रिपेयर कर सकते हो आप, वैल्यूज ही तो चेंज करनी सिर्फ, और 3-4 तरह के सिनारियो खुद ही बना लेने हैं कि यहाँ क्वेश्चन में अच्छा ये चीज़ नहीं पूछेगा तो ये भी तो पूछ सकता है। आपको रिवर्स क्वेश्चन भी करना आना चाहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि जैसे जिसको आप बोलते हो हार्ड क्वेश्चन है ये, वो हार्ड क्वेश्चन नहीं, वो रिवर्स प्रोसेस से करना होता है। बनाऊंगा मैं आपके लिए कि आप अप्रोच जान पाओ कि वैसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। बट अभी बेसिक क्वेश्चन हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर वीडियो एंड करते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिसमें एक और फैक्टर इन्वॉल्व है, सी को ले आए। पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें 2 फैक्टर थे, ए बी या एक्स वाई या पी क्यू, अभी हमने सी भी ले लिया। कुछ नहीं होगा इससे, क्वेश्चन का कुछ लेवल बढ़ेगा नहीं। एक इक्वेशन ये दी है कि 6% ऑफ ए बराबर है 3% ऑफ बी के, दूसरी इक्वेशन दी है बी बराबर 4% ऑफ सी। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें हैं गिवन वाली। फिर पूछ रहा है सी इज़ इक्वल टू x% ऑफ ए, मतलब सी जो है ए का कितना परसेंट होगा। एक्स का कुछ मतलब नहीं होता, सी ए का कितना परसेंट होगा हम बता देंगे, जब पता चल जाएगा कितना परसेंट है तो एक्स की वही वैल्यू होगी। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं क्या बनता है। तो मैं बता चुका हूँ, बीच में इज इक्वल टू हो तो काटो, ऑफ से ऑफ, परसेंट से परसेंट, और 3 से 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू बी, तो a बाई बी आ जाएगा 1/2। ए और बी का रेशो निकल गया। अब इस इक्वेशन पे आ जाते हैं, क्या बोल रहा है, b इज इक्वल टू 4% ऑफ c। तो b की वैल्यू तो है मेरे पास, अभी निकाली 2, तो यहाँ रख देते हैं 2, और c के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो b की जगह मैं ये वाला 2 रख रहा हूँ क्योंकि ये b अलग नहीं है, यही वाला b है। तो 2 इज इक्वल टू 4/100 इंटू सी। परसेंटेज की साइन हटाओ तो नीचे 100 आएगा, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2 2 जा, इज इक्वल टू के सामने चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, 2 1 जा 2 50 जा, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी 50, क्योंकि 50 यहाँ पे नीचे है ना, जब सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 50 विल बी 50, सी की वैल्यू 50 आ गई। सी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू भी पता है। अब जो पूछ रहा है बता देंगे, बोल रहा है सी ए का कितना परसेंट है। ऑफ के बाद क्या लिखा है, ऑफ के बाद लिखा है ए का, तो ए नीचे आएगा, बताना कौन सा है, सी ऊपर आएगा, इंटू 100, क्योंकि परसेंट में आंसर चाहिए। तो सी की वैल्यू 50, ए कितना है 1 इंटू 100, तो नीचे 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 50 इंटू 100 5000%। और दिख भी रहा है कि वो 1 है और ये 50 है, बहुत बड़ा नंबर है 1 और 50। इवन इन दोनों का कंपैरिजन पूछा होता तो डबल का मतलब होता है 200%। डबल का मतलब यहाँ परसेंटेज में चीज़ें थोड़ी बड़ी दिखती हैं। 5000% कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 50 गुना कोई 5000% बोलते हैं, 2 गुना को 200% बोलते हैं, तो 50 गुना को 5000% बोलेंगे। ओरली भी कर सकते थे, जैसे एक नंबर 10 हो और दूसरा नंबर 20 हो, तो आपसे कोई पूछे ये वाला नंबर इसका कितना परसेंट है, तो आप परसेंटेज में तो बाद में जाओगे, पहले आप बोलोगे भाई ये नंबर इसका डबल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा। तो अगर डबल है ना, तो जब परसेंटेज में आंसर देना होता तो आप बोलोगे 200%, मतलब 2 0 ज़्यादा लगा के बोलोगे। डबल है तो 2 0 ज़्यादा लगा दिए। तो सामने दिख रहा था A 1 है और C 50 है, मतलब 50 टाइम्स। 50 टाइम्स था तो 50 के आगे 2 0 और लगा लो, 5000% ही तो आया। लेकिन ये चीज़ें कैसे आती हैं, ऑब्जर्वेशन से और प्रैक्टिस से। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, अब आपके दिमाग में घुस गया, अच्छा ऐसा भी होता है, पहले शायद आपको नहीं पता था।
तो आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर नाउ। और भी अगर कुछ चीज़ें हैं आपके पास या कुछ क्वेश्चंस हैं तो मेरे तक पहुंचाओ, मैं आपको उनका सोल्यूशन दूंगा और बढ़िया से बढ़िया सोल्यूशन दूंगा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में ही मुलाकात होगी, टाइम एंड वर्क। टिल देन इट्स गुड बाय।